हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन का प्रकार, अर्थात जो हमारा जनन होता है ना, जनन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आज उससे हम देखेंगे कि जो जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आप देख रहे हो पेड़ पौधे, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें भी एक अलग जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम सब भी हैं, तो हम सभी में क्या होता है, एक जनन की अलग प्रक्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है ना, आप देख रहे हो कि जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग में ये लिखा है कि जनन के प्रकार। तो यहाँ पर जो इसका पहला वर्ड होता है जनन, आखिर ये हमारा जनन, आज की जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन होता क्या है। इस जनन को एक हम सामान्य नाम प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि जो जनन होता है, जनन का जो दूसरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं प्रजनन। जो जनन की डिफिनेशन होती है ये होती है कि अपने समान जो धारी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक, क्या जो हमारा जनन होता है ना, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन होता है, ये होता है कि अपने समान जो धारी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, अपने समान जो धारी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम जनन कहते हैं। जो हमारा जनन होता है, हमारा जनन क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। अब जनन क्या होता है, तो देखिए, आप कहीं ना कहीं देखोगे ना कि आप जो होते हो, आपके अपने मम्मी पापा के समान होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आप हो ना, आपकी जो उत्पत्ति हुई है, आपके माता पिता से हुई है। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो जो पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है, वो उनके बीजों के द्वारा होती है, जड़ों या फिर कलिकाओं, किसी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा होती है। तो यही जो होता है ना, मतलब अपने समान का किया जाता है, जो धारी को उत्पन्न किया जाता है। अब जीवधारी क्या हुए, तो जीव मतलब जीवन, और धारी मतलब धारण करने वाले। जो जीवन को धारण किए होते हैं, उन्हें हम जीवधारी कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि संसार में जितने भी जीव है ना, वो अपने समान जो धारी को उत्पन्न करते हैं। अब किसके प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो याद रहेगा कि जो जनन की प्रक्रिया होती है, यह निषेचन के द्वारा संपन्न होती है। जब आप जनन पढ़ोगे ना, मानव जनन मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो प्लीज एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, उसे भी पढ़कर देख लीजिएगा। उसके बाद जो ये चैप्टर होगा ना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपने समान ना जो धारी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। ठीक, अपने समान जो धारी उत्पन्न करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जो जनन होता है, जनन हमारा दो प्रकार का होता है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम कहते हैं लैंगिक जनन, और जो सेकेंड प्रकार होता है, सेकेंड प्रकार को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, इसमें जो पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम कहते हैं अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल, और जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड को हम कहते हैं लैंगिक अर्थात सेक्सुअल। अब ये जो ना अलैंगिक क्या होता है, देखिए, अगर आप इसमें से एक समझ जाते हो ना, अगर मान लीजिए कि आप लैंगिक को समझ रहे हो, चाहे अलैंगिक को समझ रहे हो, तो उसका जो उल्टा होगा वो हमारा लैंगिक होगा। अगर आप लैंगिक को समझ रहे हो ना, तो उसका जो हमारा उल्टा होगा, ये क्या होगा, अलैंगिक होगा। अब लैंगिक क्या होता है, लिंग धन ऐगिक। अब देखिए, आप ना, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, तो आप बायोलॉजी में कहीं ना लिंग पढ़े होगे। जैसे कि पुरुष का लिंग का अलग होता है, जो माता लिंग होता है ये अलग होता है। आप पढ़े होगे कि जब मादा लिंग होता है ना, ये एक्स एक्स होता है, और जो पुरुष लिंग होता है, ये हमारा एक्स वाई होता है। कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े हो। तो लैंगिक और क्या हुआ, हमारा अलैंगिक। और देखिए, ये क्या हुआ, लैंगिक। तो लैंगिक लिंग जो होता है, एक नर होता है, लिंग होता है, और एक मादा लिंग होता है। तो जो नर और मादा के होने से जो जनन संपन्न होता है, उस जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। और वह जनन जिसमें नर और मादा लैंगिकों की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर नर और मादा लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, उस जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, ये क्या हुआ, मतलब इसके नाम से आप यहाँ पर आप स्पष्ट कर लीजिए कि वह जनन जिसमें दोनों लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। अब दोनों लिंग कौन है, तो नर और मादा हुए। तो वह जनन जिसमें नर और मादा लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, या बस सिंपल कर लीजिए कि वह जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें केवल बस एक लिंग हो, चाहे वह नर हो चाहे मादा हो। ठीक, बस इसमें एक लिंग होता है ना, एक जनक होता है ना, एक जनक के द्वारा ही यह जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, यह संपन्न हो जाती है वह। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन में यह नहीं होता है। इस जनन को संपन्न करने के लिए लिंग मतलब नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से एक भी डगमगाया, मतलब अगर उसमें अगर नर है, अगर मादा नहीं है, तो जो हमारे लैंगिक जनन होगा ना, इस लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होगी, यह संपन्न नहीं होगी। तो बस सिंपल याद रहेगा कि वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन वहीं पे जो हमारा लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें हमें नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। यह जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में केवल एक जनक हो ना, तब भी यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब यह लैंगिक जनन पाया कहा जाता है, तो आप देखोगे ना कि इतने इतने हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि आप अमीबा के बारे में पढ़े होगे, तो आप देखते हो कि जो अमीबा होता है, अमीबा जब दो भागों में बढ़ता है ना, तो उसका विकास हो जाता है। ये नहीं है कि उसमें मतलब मादा अमीबा अलग होती है और नर अमीबा अलग होती है, ये नहीं होता है। बस कोई भी अमीबा अगर वह विकसित हुई, बस वह दो भागों में टूट जाती है, और वहां पर विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात उसमें विभाजन या फिर जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। क्योंकि जब पहले जो अमीबा था वह सिंगल था, लेकिन जब इसमें विकास हुआ तो ये दो भागों में विभक्त हो गया है।
तो इसमें नर और मादा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसमें बस एक जनक कोशिका थी और वह 2 भागों में टूट गई और नई कोशिका का हो गया निर्माण हो गया। तो ये जो प्रकार होता है हमारा अलैंगिक जनन होता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, तो आप देखते हो ना कि जैसे कि मनुष्य हुआ, ठीक, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन, मतलब एग्जाम्पल लिख लीजिए मनुष्य का। आप देखते हो कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो जनन पाया जाता है ये सिंगल से नहीं होता है, मतलब अगर केवल इसमें एक जनक उपस्थित हो ना तो वहां पर वह प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, मतलब जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। क्योंकि आपने अगर निषेचन पढ़ा होगा कि निषेचन की प्रक्रिया या फिर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो आप देखोगे ना कि निषेचन करने के लिए या फिर बच्चे को जो हमारा मनुष्य जाति होती है, मनुष्य जाति में बच्चे के निर्माण के लिए शुक्राणु और अंडाणु दोनों की आवश्यकता होती है। अगर केवल शुक्राणु हो तब भी बच्चे का निर्माण नहीं होगा, अगर केवल अंडाणु हो तब भी जो होगा बच्चे का निर्माण नहीं होगा। अतः जो बच्चे का निर्माण है, बच्चे के निर्माण के लिए शुक्राणु नर मादा और जनन मतलब नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत होती है। अगर सिंगल शुक्राणु है तब भी ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए सिंगल स्पर्म है, सिंगल स्पर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं है, या अकेले कुछ नहीं कर सकता है। अगर सिंगल अंडाणु है, सिंगल अंडाणु भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। और जब तक ये दोनों अटैच नहीं होंगे तब तक, अगर दोनों मिलते हैं तब वहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन अगर ये अलग अलग है तो वहाँ पर यह प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जो हमारा मनुष्य होता है ना, मनुष्य में जो जनन पाया जाता है ये क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। मतलब इसमें केवल एक लिंग से यह प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन वह जनन होता है जब इसमें बस एक अगर जनक हो ना तभी यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जैसे कि हमारे सूक्ष्म जीवों में होती है, ठीक। ये इसके अलावा ना आप देखते हो कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, ठीक, अभी मतलब पढ़ाना है उसको, आप देखोगे कि जो पुष्पी पौधे होते हैं ना, पुष्पी पौधों में भी नर लिंग और मादा लिंग की आवश्यकता होती है। जब तक नर मादा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात परागकण, जब तक परागकण उस मादा के नाभिक या फिर जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय में नहीं पहुंचता है ना, तब तक एक नए बीज का निर्माण नहीं होता है। अर्थात नए बीज का निर्माण नहीं होता, जब तक नए बीज का निर्माण नहीं होता है तो वहाँ पर बिना परागण के या फिर जो परागकण होता है ना, बिना परागकण के उसका जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीज का निर्माण होता ही नहीं है, ठीक, ना ही फल का निर्माण होता है। जब तक परागकण अंडाशय में न पहुंचे तब तक उस पुष्प के द्वारा न तो फल का निर्माण होता है और न ही बीज का निर्माण होता है। तो जो पुष्प पौधे होते हैं ना, पुष्पी पौधों में भी जो जनन पाया जाता है वो हमारा लैंगिक जनन होता है। सामान्यतः जो पौधे होते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन हो सकता है, लेकिन जो हमारे पुष्पी पौधे होते हैं ना, पुष्पी पौधे में हमारे क्या होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि उसमें बिना परागण की प्रक्रिया के हम नए पौधे या फिर नए फल बीज का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो जनन पाया जाता है ये हमारा लैंगिक जनन पाया जाता है। और जो हमारे पुष्प होते हैं ना, पुष्प पौधे होते हैं, उनमें भी जो जनन पाया जाता है वह हमारा लैंगिक जनन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा अलैंगिक जनन होता है ना, हमारा अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। इसमें जो हमारा पहला अलैंगिक जनन होता है इसे हम कहते हैं विखंडन। अब विखंडन और खंडन क्या हुआ, खंडन मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, तोड़ना। मान लीजिए कि यह क्या है, या मार्कर है, अगर आप इसे बीच में कई भागों से तोड़ दोगे ना तो इसका क्या हो गया, खंडन हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, विखंडन। तो वह अलैंगिक जनन, आपसे कोई पूछे बताइए कि जो विखंडन क्या होता है, तो कहिएगा कि वह जो विखंडन क्या होता है, तो कहिएगा ना कि वह अलैंगिक जनन जिसमें ये एक विकसित कोशिका है, कहिएगा कि वह अलैंगिक जनन जिसमें एक विकसित कोशिका कई भागों में टूट जाती है और जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक भाग एक नई कोशिका बना लेती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन की जो प्रक्रिया होती है ना, विखंडन की प्रक्रिया में पहले कोशिका टूटती है, उसके मतलब जो विखंडन की, मान लीजिए विखंडन की ये जो हमारा मार्कर है, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ना कि ये हमारा क्या है, मार्कर है, ठीक, ये हमारा क्या है, मार्कर है। अब इसमें विखंडन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो मान लीजिए कई भागों से टूट रहा है, अब ये सब टूट गया, विखंडन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन याद रखिएगा ये जो इसमें जो विखंडन की प्रक्रिया होती है ना, विखंडन की प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक टूटता है, ठीक। ये जो मान लीजिए कि कोई जीव है जो हमारे विखंडन के अंतर्गत आता है, इसमें जो मतलब जनन की प्रक्रिया पाई जाती है या विखंडन के तहत पाई जाती है, इसमें इसका केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। तो जब इसका खंडन होगा ना, जब इसका विखंडन होगा तो पहले इसका केंद्रक टूटेगा, ठीक, पहले इसका केंद्र टूटेगा, उसके बाद इसकी कोशिका द्रव्य इससे अलग हुई, तब जाकर कहीं एक नए जीव का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि जब हमारा विखंडन की प्रक्रिया होती है ना, विखंडन की प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक दो भागों में या फिर जितने मतलब भागों में टूटता है, उसके बाद जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य उसके बाद टूटता है। पहले टूटता है हमारा केंद्रक है, उसके बाद हमारा कोशिका द्रव्य टूटता है। कभी ना ये जो विषम परिस्थिति आती है, तो विषम परिस्थिति में ये जो जीव होता है जो विखंडन के अंतर्गत आते हैं,
अंतर्गत आता है, ये कई भागों में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बहुखंडन कहते हैं। ठीक, जो विखंडन होता है, विखंडन में पाया जाने वाला जो जीव होता है कभी कभी कई भागों में टूट जाता है। तो मतलब विषम परिस्थिति में जो इसका केंद्रक होता है, केंद्र कई भागों में टूट जाता है। जब केंद्र कई भागों में टूट जाता है तो इससे बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम बहुखंडन। बहुखंडन मतलब ना, मान लीजिए कि विखंडन को ही हम बहुखंडन कहते हैं, लेकिन वहीं पर जब कोशिका ये दो भागों में टूटती है, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक दो भागों में टूट करके मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक जीव है, ठीक, इसमें यह एक केंद्र पाया जा रहा है। अगर ये केंद्रक दो भागों में टूट गया है तो इसे हम कहते हैं द्विखंडन। ठीक, ये जो होता है द्विखंडन होता है। तो ये जो द्विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है ये हमारे अमीबा में पाई जाती है। तो याद रखेगा कि जो हमारा बहुखंडन या फिर जो हमारा द्विखंडन होता है ना, ये जो दोनों प्रक्रिया होती है ये हमारे अमीबा में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी विषम परिस्थिति आती है तो यह जो केंद्रक होता है ये दो भागों में न टूट करके कई भागों में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुखंडन। और ना ये जो विखंडन होता है, विखंडन के ही अंतर्गत हमारा आता है बहुखंडन और द्विखंडन। कैसे? तो जब केंद्रक दो भागों में टूटा तो वो द्विखंडन हुआ, लेकिन वहीं पर जो केंद्र कई भागों में टूट गया तो उसे हमने बहुखंडन कर दिया। विखंडन के अंतर्गत ही आ रहा है ना। और इसका उदाहरण देख लीजिएगा, इसका उदाहरण होता है हमारा पहला तो अमीबा। ठीक, बहुखंडन में जो हमारा पहला उदाहरण आता है अमीबा, जो दूसरा आता है इसे हम कहते हैं पैरामीशियम, और जो तीसरा होता है यूग्लिना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तीन होते हैं, तीन एग्जाम्पल। अमीबा हुआ, हमारा पैरामीशियम हुआ, और जो थर्ड होता है थर्ड को हम यूग्लिना कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो सेकंड हुआ, सेकंड को हम पैरामीशियम, और जो थर्ड हुआ, थर्ड को हम क्या कहते हैं? यूग्लिना। थर्ड को हम क्या कहते हैं? यूग्लिना। ठीक, अब हमारा जो सेकंड प्रक्रिया आती है खंडन। तो ये जो हमारा खंडन होता है ना, खंडन भी यह बहुखंडन का ही प्रकार होता है। इसमें भी देखिए यहाँ पर ना, मतलब एक का अंतर बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा विखंडन होता है ना, विखंडन में जो समानता होता है, ये समानता जो कोशिका होती है, मतलब सिंपलिसिटी, नॉर्मली जो विखंडन में कोशिका होती है ये दो ही भाग में टूटती है। जो कोशिका में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है, केंद्रक दो भाग में टूटता है तो बहुखंडन होता है। लेकिन कभी कभी विषम परिस्थिति आती है ना, तब ना यह बहुत खंड में विभाजित होता है। लेकिन जो समानता होता है ये दो भाग में टूटता है। लेकिन जो खंडन की प्रक्रिया होती है, खंडन की प्रक्रिया में समानता ही जो मातृकोशिका होती है ना, जो विकसित हो जाती है, यह कई भागों में टूट जाती है। ठीक, ये जो खंडन होता है, खंडन में यही होता है कि ये जो समानता, इसमें जब जनन की प्रक्रिया पाई जाती है ना, तो ये कई भागों में टूट जाता है। तो टूट करके जब कोई कोशिका विकसित हो जाती है, जब विकसित हो जाती है तो वो कई भागों में टूट जाती है समांतर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खंडन। खंडन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमारा जो स्पाइरोगाइरा होता है और जो हाइड्रा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्पाइरोगाइरा, और सेकेंड याद रखिएगा हाइड्रा। ये बहुत प्रचलित नाम है, आप कहीं ना स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा का नाम हमेशा सुनते हो। यहाँ पर जो हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसका भी नाम ना आप हमेशा सुनते हो। तो इसका बस सिंपल एग्जांपल याद रखिएगा। विखंडन का जो एग्जांपल होता है हमारा अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है। और जो हमारा खंडन होता है, खंडन का साधारणतः एग्जांपल जो होता है ये हमारा होता है स्पाइरोगाइरा, और क्या होता है हमारा हाइड्रा होता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रकार होता है, थर्ड प्रकार को हम कहते हैं मुकुलन। अब ना ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा होता है मुकुलन। ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम ना हो जिसमें हमारा मुकुलन न पूछा हो कि जो मुकुलन होता है, मुकुलन में कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक, और ये प्रक्रिया कैसे समझे, मतलब ना ईस्ट पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है जनन की। तो याद रहेगा कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट में हमारे मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके अलावा जो हाइड्रा होता है ना, थोड़ा बहुत हाइड्रा में भी मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, इसमें याद रहेगा ईस्ट और हाइड्रा। जो हमारा मुकुलन होता है, मुकुलन में ईस्ट और हाइड्रा की प्रक्रिया पाई जाती है। मुकुलन क्या होता है? तो ये जो मुकुलन होता है ना, मुकुलन में ये होता है कि जो मातृकोशिका होती है ना, मान लीजिए कि ये कोई मातृकोशिका, ठीक, मान लीजिए कि ये इसका मुख है और ये कहा है कोई ये मातृकोशिका, ठीक, ये क्या हुई? एक मातृकोशिका होती है। तो जब मातृकोशिका विकसित हो जाती है, अर्थात ये बड़ी हो जाती है ना, तो यह इसका जो शरीर होता है, इसके शरीर पर एक उभार आने लगता है। जैसे कि आपने माताओं गर्भवती माताओं को देखा होगा, उनका जो पेट होता है ना, पेट निकल जाता है, अर्थात उनके जो पेट होता है, पेट में उभार आ जाता है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में जब बच्चे का पालन पोषण होने लगता है तो जो माता गर्भाशय होता है ना, उसमें उभार आने लगता है। तो ऐसे ही जो हमारा मुकुलन होता है, मुकुलन में यह प्रक्रिया होती है कि जब इसमें पाया जाने वाला जो पौधा होता है या फिर जो जीव होता है, जब इसमें विकास हो जाता है ना, तो इसके ऊपर एक उभार आने लगता है। और जो ये उभार होता है ना, यही अपनी माता कोशिका से मतलब पालन पोषण करता रहता है, इससे पोषण प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब ये विकसित हो जाता है, ये जो विकसित होता है, तो ये अपने माता के शरीर में जब ये विकसित हो जाता है ना, पूरा खा हो लेता है अपने, मतलब पूरा इसका विकास, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे का 9 महीने तक पालन पोषण करने के बाद वो पूरा हष्ट पुष्ट हो जाता है, उस माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है। वैसे ही जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है, अपनी माता की कोशिका से निकल होता है, तो ये अपना मतलब यहाँ से टूट जाता है और एक अलग जीव का, मतलब ये अभी नया पौधा बन जाता है। ठीक,
जब जब ये उभरा हुआ भाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो यह अलग होकर के क्या हो जाता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उभरे हुए भाग को हम मुकुल कहते हैं, ठीक। मातृकोशिका में जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरे हुए भाग को मुकुल कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा मुकुल का निर्माण होता है उस जनन की विधि को हम कहते हैं मुकुलन विधि। कभी कभी ये होता है कि ये जो मुकुल निकला होता है ना, मुकुल मातृकोशिका से अलग हुए बिना इस कोशिका पर भी एक नया उभार आने लगता है। और कभी कभी इससे भी यह भी अलग नहीं होता है, इससे भी यह भी मतलब इसके ऊपर ना उभार के ऊपर उभार के ऊपर उभार आने लगता है, मतलब नए नए मुकुल का निर्माण होने लगता है। तो इससे एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, ठीक। इससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसमें जो एग्जाम्पल का आया हमारा ईस्ट हुआ और हाइड्रा हुआ, इसमें बस एक पॉइंट याद रहेगा कि जब इसमें पाया जाने वाला यह वह जनन होता है जिसमें जब मातृकोशिका विकसित हो जाती है ना, तो मातृकोशिका के ऊपर एक उभार आने लगता है। और जो उभार होता है वह मातृकोशिका से पोषण लेकर अपना पालन पोषण करती है। और जब उसका विकास हो जाता है तो वह मातृकोशिका से अलग हो जाती है और वह मातृकोशिका से अलग होकर के अपना जीवन यापन करने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो मुकुल होता है ना, जो उसके मातृकोशिका पर लगा हुआ उभार होता है, वो अपनी मातृकोशिका से अलग नहीं होता है, बल्कि मातृकोशिका में लगे हुए ना अपना खुद का भोजन पकड़ने लगता है, अपनी मातृकोशिका पर डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन बस मातृकोशिका से लगा रहता है और अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। और उस उभार के भी उपहार के ऊपर मतलब बहुत सारे उभार आने लगते हैं। उस मुकुल के ऊपर एक नया मुकुल का निर्माण होता है, फिर उस नए मुकुल के निर्माण के बाद भी उस पर भी होता है। तो ऐसे होकर एक चैन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, हमारा मुकुल हुआ। अब एक हुआ हमारा पुनरुद्भवन। तो याद रखिएगा पुनरुद्भवन मतलब एक नया जीवन का मिलना। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा शरीर है, अगर मैं अपने शरीर को कई भागों में काट दूं और ये जो मेरा पूरा शरीर है ना, मेरे पूरे शरीर का टुकड़ा एक नया जीव बना ले, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। अर्थात मेरा जो जीवन है मुझे पूरा मिल गया है। तो इसमें यह होता है कि इसमें जो एक जीव होता है, मान लीजिए कि क्या हुआ, एक जीव है, यह जो जीव होता है ना, ये कई भागों में टूट जाता है। जो हमारा पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन में जो एक जीव होता है ये कई भाग में टूट जाता है। और ये जो पूरा भाग होता है ना, ये जो पूरा भाग होता है यह एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। मतलब ये पूरा जीव था, यह मर गया और इसके मर जाने के बाद इतने सारे जीवों का निर्माण हो गया। तो अर्थात इसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया हुई। तो यह कौन सा जन्म होता है, ये हमारी होती है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में याद रहेगा एक एग्जाम्पल प्लेनेरिया, यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, ठीक। ये क्या होता है हमारा प्लेनेरिया। इसमें एक उदाहरण याद रखिएगा कि जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया हमारे पुनरुद्भवन के अंतर्गत आता है। इसमें जो एक जीव होता है मतलब मातृकोशिका होती है, कई भागों में टूट जाती है और जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक खंड होता है, यह एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसके बाद आता है हमारा कायिक जनन। तो कायिक जनन उन पौधों में पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो कायिक जनन होता है ना, ये विकसित पौधों में पाया जाता है। जैसे कि हमारा केला हुआ, हमारा अंगूर हुआ, चमेली हुआ, ये क्या होता है, गुड़हल का होता है ना, जिनमें मतलब ना बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। या तो कायिक जनन उन पौधों में पाया जाता है ना जिनमें बीज करने की क्षमता होती ही नहीं है, या फिर जो बीज उत्पन्न करते ही नहीं है, ठीक। जिन पौधों में या तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं हो, मतलब बस सिंपल याद रहेगा कि जिन पौधों में बीज नहीं होता है ना, उन पौधों में जनन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो हमारे कायिक जनन पाई जाती है। जैसे कि आप देख लो, गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, फिर केला हुआ, चमेली हुआ, ये हमारा नींबू होता है ना, अंकुर हुआ, इन सबों में जो जनन पाया जाता है ये हमारा जो जनन होता है, इस जनन को हम कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है ये किसी पौधे के भाग से पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम रूप से होता है। तो प्राकृतिक रूप से ना ये हमारे जड़, तना, पत्ती, इन तीनों से नए जीवों का निर्माण, नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक। याद रखिएगा कि जो हमारा कायिक जनन होता है, कायिक जनन दो प्रकार का होता है। ये जो हमारा कायिक जनन होता है, कायिक जनन दो प्रकार होता है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम कहते हैं प्राकृतिक विधि, ठीक। ये जो हमारा होता है पहले विधि को हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। जो हमारी सेकंड विधि होती है, सेकंड विधि को हम कहते हैं कृत्रिम विधि। सेकंड विधि को हम कहते हैं कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है, तो जो पौधा होता है ना, तो नए पौधे का जो निर्माण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि एक जो पौधा है, एक पौधे में कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो एक पूरा पौधा होता है ना, तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो पत्ती होता है, दूसरा इसका तना होता है और तीसरा इसका क्या होता है, जड़ होता है। पूरा जो पौधा होता है, पूरा पौधा तीन भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जो इसका पहला भाग होता है तना होता है, जो सेकंड होता है पत्ती होता है और जो थर्ड होता है जड़ होता है। तो जो प्राकृतिक विधि में ना जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, यह तीनों से होता है पत्ती में। और याद रखिएगा ना कि यह उन पत्ती मतलब ये उस जगह से निर्माण होता है ना, नए पौधे का निर्माण उस जगह से होता है जहाँ पर भोजन का संचय हो। सभी पत्तियों से नए पौधे का निर्माण नहीं होता है, उन्हीं पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है जिन पौधों की पत्तियों में भोजन का संचय न हो। अर्थात मान लीजिए कि अगर ये पत्ती है ना, तो इस पत्ती में स्टार्च का निर्माण होना चाहिए। अगर पत्ती पर यहाँ पर भोजन का संचय हो रहा है
अगर यहाँ पर पत्ती के इस भाग पर भोजन का संचयन हो रहा है, तो अगर नए पौधे का निर्माण हो रहा है ना, तो जहाँ भोजन संचय होगा यहीं से नए पौधे का निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कि तना है, तो तने से भी, अगर मान लीजिए कि तना है तो तने के उस भाग से ही नए पौधे का निर्माण होगा जहाँ पर भोजन का संचय हुआ होगा। और मान लीजिए कि जड़ है, तो जड़ से भी, मतलब जो जड़ है, जड़ पर भी वहीं से हमारा नया पौधा निकलेगा। मान लीजिए कि जड़ है, ठीक, तो जड़ से भी वहीं पर पौधा निकलेगा जहाँ पर भोजन का संचय हुआ हो। अगर जिस जड़ पर भोजन का संचय नहीं है वहां पर नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। नहीं कहा जाता है कि मतलब लोग उन्हीं डालियों को झुकाते हैं जहाँ पर फल, जिस पर फल लगे हों, लोग उसी डालियों को झुकाते हैं जिस पर फल लगे हों। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जहाँ पर भोजन का संचय होता है ना, वहीं से नए पौधे का विकास होता है। ठीक, इसमें जो हमारा पत्ती होता है ना, पत्ती का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। आप 10th का उठाकर देख लोगे ना, तो वहाँ पर आप हमेशा पाओगे कि जो ब्रायोफिल्म होता है ना, पूछा जाता है कि जो ब्रायोफिल्म होता है, ब्रायोफिल्म का जो पौधा होता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रहेगा कि जो ब्रायोफिल्म होता है, ब्रायोफिल्म का जो मतलब जन्म पाया जाता है, ये हमारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, और इसका जो निर्माण होता है ये हमारे पत्ती के द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। और इसमें जो जड़ होता है, जड़ से हमारा समर्पण हुआ, और तना वाना से तो कुछ मतलब तना से क्या हो सकता है, ये हमारा एक होता है, सब तने से होता है, तो ये सब हमारा क्या होता है, ये हमारा का वो प्राकृतिक विधि। और जो हमारा कृत्रिम विधि होता है, कृत्रिम विधि में कलम लगाना, जो गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधे में बीज नहीं पाया जाता है, तो इसको उत्पन्न करने के लिए कलम लगाया जाता है, दाब लगाना, इसके बाद स्कंदन लगाना। कभी कभी आप देखते हो ना कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कोई पौधा जो होता है ना छोटा होता है तो कोई बड़ होता है। ठीक, तो जो छोटा पौधा होता है, जो निम्न जाति का पौधा होता है, और जो शुद्ध मतलब उच्च जाति का पौधा होता है, उन दोनों की कलम लिए जाते हैं। कलम को मान लीजिए कि यहाँ यह निम्न जाति का पौधा, ठीक, और ये उच्च जाति का पौधा है, तब इन दोनों को काट करके कलम करके ऐसे जोड़ दिया जाता है और इसे मुंह पे हिलाकर बांध दिया जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं ना स्कंदन विधि, मतलब इसके कंद को जोड़ दिया जाता है और इससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, जो का होता है मीडियम होता है, न तो ज्यादा उच्च जाति का होता है और न ही ज्यादा निम्न जाति का होता है। तो इस जनन को हम क्या कहते हैं, स्कंदन विधि, या फिर होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तो जो पौधे का निर्माण होता है वह एक जीव के शरीर से होता है, एक पौधे के शरीर से होता है। कायिक मतलब क्या होता है, शरीर। तो अगर शरीर के इस भाग से नए पौधे का निर्माण हो रहा है ना, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक, इसमें इस जो कायिक प्रवर्धन का निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है, तो वर्धी भागों के द्वारा होता है। जो कायिक प्रवर्धन, कायिक जो जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो यह उन पौधों में पाया जाता है जिसमें बीज खोने की क्षमता समाप्त हो जाती है, या फिर जो बीज उत्पन्न कर ही नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पौधा होता है, पौधे किसी भी शरीर से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और इसे इनका कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है इसे हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। जो हमारा सेकंड प्रकार होता है, सेकंड प्रकार को हम कहते हैं मानव निर्मित विधि। जो हमारा प्राकृतिक विधि में ये 3 विधियां होती है। पहला तो या तो पत्ती से निर्माण हो, या तो उसका जड़ से निर्माण हो, या फिर जो तने से निर्माण हो। पत्ती में हमारा ब्रायोफिल्लम आता है। ठीक, इसके बाद जो कृत्रिम विधि होती है, कृत्रिम विधि में हम कलम लगाते हैं, स्कंदन करते हैं और दाब लगाते हैं। कभी कभी आप देखोगे ना कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब काफी मजबूत होते हैं, तो उन्हें जब मिट्टी में धंसाया जाता है ना, तब जाकर उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो वह विधि जो होती है वह हमारी क्या होती है, दाब लगाना विधि होती है। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना, बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु कभी कभी ना ये क्या होता है, बीजाणु द्वारा जो जनन होता है ये कैसे होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिएगा जो हमारा क्लाइडोमोनास। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, क्लाइडोमोनास जो बीजाणु में जनन होता है, बीजाणु में जनन जो होता है ये हमारे क्लाइडोमोनास के द्वारा होता है। ठीक, क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास। इसमें इसका ज्यादा एग्जाम्पल हो उतना मतलब ना, बस आपको ना जब आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लिखोगे ना, तो उसमें बस कहेगा कि आप 4 विधा लिखेंगे, जनन की 4 विधा, मतलब अलैंगिक जनन की 4 विधा लिखिए। तो आप ना एक खंड लिख दीजिएगा, विखंड लिख दीजिएगा, मुकुलन पुनरुद्भवन और का है कि बीजाणु द्वारा थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आप पहले विखंड, इसमें ना मतलब ये होता है ना कि वे पौधे जिनका जो जन्म होता है ना विखंडन द्वारा नहीं हो पाता है, तो उसके बाद ये बीजाणु द्वारा उनमें जन्म पाया जाता है। तो वह जो हमारी विधि होती है उसे हम बीजाणु द्वारा विधि कहते हैं। मतलब इससे पहले विखंडन होता है, विखंडन से जिन पौधों का निर्माण नहीं होता है या जिन जीवों का निर्माण नहीं होता है, उन जीवों में फिर हमारे यह बीजाणुओं की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे उस नए जीव का होती है निर्माण होती है। तो इसका जो उदाहरण होता है ये हमारा होता है क्लाइडोमोनास। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में। बाय।